Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ismail Munib and today we're going to talk about epidemiology. It is second file of research method in nutrition, HND 603. तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि इसके तीन एक पार्ट हैं। पॉपुलेशन के हवाले से एक बात की जाती है, ठीक है। रिसर्च के अंदर जो है वो क्या डिजीज कौन अफेक्ट हुआ, एक बीमारी के हवाले से जब आप बात करते हो ना कि कौन जो एक बीमारी है उस क्यों हुई, कैसे हुई और कौन कौन उससे अफेक्ट हुआ, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एपिडेमियोलॉजी की जो तीन पार्ट्स हैं उसमें आता है डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। तो तीन इसके बेसिक पार्ट हैं। इनमें डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट कहते हैं डिटरमाइन करने वाला, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस बीमारी को इनहेंस कर सकते हैं, यानी कि उनको बढ़ा सकते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको कम कर सकते हैं। दोनों की बात करनी है, ठीक है। बढ़ाने वाले भी और जो डिक्रीज करेंगे उनको भी। डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड ऑफ द डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज से क्या मतलब है कि अब कितनी फैली, कितने लोग अफेक्ट हुए, हु वाज अफेक्टेड। लाइक अगर आप कोरोना की मिसाल लेते हो, डिटर्मिनेंट में कौन कौन था? पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखना, कांटेक्ट करना, तो ये क्या थे उसके कॉजिंग फैक्टर थे, ठीक है। और इनहिबिटिंग फैक्टर क्या थे? सेल्फ हाइजीन, फ्रीक्वेंट वॉशिंग, यूजिंग ऑफ सैनिटाइजर सैनिटाइजर, तो ये उसकी इनहिबिटिंग फैक्टर्स थे। तो ये उसके डिटर्मिनेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि ओवरऑल द वर्ल्ड इट्स स्प्रेडेड आउट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, रिकरेंस वैल्यू, कितने फेजेस आए, कितनी वेव, कहते हैं जी कोरोना की पहली वेव आ गई, दूसरी आ गई थी, तो वेव्स कितनी आई, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, कितनी बार वो बीमारी जो है वो बार बार आ चुकी है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है? वेल पीपल एंड सिक पीपल ऑफ डिजीज टू डिटरमाइन द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वो डिजीज की स्टडी करता है बाय स्टडिंग अ हेल्दी पर्सन एंड अ डिजीज्ड पर्सन, और उनके दरमियान जितने भी फर्क होते हैं, जितनी भी उनके दरमियान चेंजेस होती हैं, उनको वो डिटरमाइन करता है। व्हाट इज न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी? तो अब न्यूट्रिशन की सेंस में एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इट इज एन एरिया ऑफ एपिडेमियोलॉजी जिसके अंदर आप जैसे बीमारी की बात करनी तो आप ऐसी बीमारी की बात करो, बीमारी की वजह की बात करनी थी। डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट क्या था? डिटर्मिनेंट, वजह क्या है? तो आप उसका न्यूट्रिशनल कॉजेज फाइंड करो, न्यूट्रिशनल लिंक फाइंड करो किसी बीमारी का, तो वो न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी होएगा। मॉनिटर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कोई बीमारी फाइंड आउट करते हो जैसे एनीमिया, यू वांट टू स्टडी एनीमिया, एंड उसके अंदर क्या है कि एनीमिया के बाद आपका जो है वो आ जाता है कि न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी, सॉरी, मॉनिटर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आपने उसके अंदर एनीमिया के अंदर पहला आपने फाइंड आउट कर लिया कि क्या इसकी कॉज बनी, एनीमिया की कॉज आपने फाइंड आउट कर ली, आयरन डेफिशिएंसी। तो ये इसका रोल ऑफ न्यूट्रिशन है इन द एटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ अ डिजीज। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? मॉनिटर द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है, कितने लोगों को अनीमिया है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? मॉनिटर करते हो न्यूट्रिशन स्टेटस, जैसे एनएनएस है, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आप जो एपिडेमियोलॉजी के अंदर तीन ये पॉइंट होते हैं इसके, डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है? आप उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन बनाते हो ताकि आप उससे रिलेटेड या उस बीमारी को टैकल कर सको थ्रू डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर है। पहले वाले के अंदर हम सिर्फ बात करते थे मसला क्या है, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आ गए तो इसके अंदर हमने ये भी बात कर ली कि इंटरवेंशन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वे है कि जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को टैकल भी कर सकते हैं। आगे आगे यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो ये उसने मल्टीपल यूजेस लिखे हुए हैं, तो इनको मैंने जो है वो पॉइंट वाइज कर लिया। वही पहले तीन पॉइंट, डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरवेंशन। लास्ट पॉइंट मैंने क्या रखा है? इंटरवेंशन। तो लास्ट शुरू में थे हमारे पास डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी एक साथ लिख लो, कितना हुआ, कितने लोगों को अफेक्ट हुआ और कितनी बार हुआ, तो ये इकट्ठे कर लो। और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ से न्यूट्रिशन से रिलेटेड जब हमने बात की तो हमने थर्ड पॉइंट जब वो इंटरवेंशन का निकाला, तो इसी बेसिस पे मैंने एपिडेमियोलॉजी के यूजेस निकाले हुए हैं। पहले डिटर्मिनेंट्स, कॉजेज, टू स्टडी द कॉज ऑफ डिजीज और कंडीशन, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी। किसी भी बीमारी की या कोई डिसेबिलिटी आ गई, कोई डिसऑर्डर आ गया, तो उसकी जो है एटियोलॉजी, उसकी कॉजेज क्या है, उसके अंदर क्या उसका इम्पैक्ट आया है, तो उसको आप उसकी वजह क्या बनी, उसको आप स्टडी करते हो। डिटरमाइन द प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल और असर्टेन कॉजेटिव फैक्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले आपने कॉज फाइंड किया, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट, कॉज तो कोई भी हो सकता है, तो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है कि आप इसके अंदर जो है कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, जैसे कोरोना की मिसाल दी तो उसके अंदर एक वायरस था जो जो कि एज अ पॉजिटिव एजेंट उसके अंदर रोल प्ले कर रहा था। डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आप उसके अंदर अब ये भी डिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट में भी आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है ये पॉइंट, कि वो कैसे ट्रांसफर हुआ और उसको कौन कौन से फैक्टर ने अफेक्ट किया। तो फैक्टर्स डेफिनेटली
वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट कि कौन से फैक्टर हैं जो कि बीमारी को फैला सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये तीन यूजेस हैं। हमने पहले इनको अगर जनरलाइज भी करेंगे तो हम ये कहते हैं कि कॉज फाइंड करना, कॉजेटिव एजेंट फाइंड करना, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फाइंड करना, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया। तो ये इसकी समरी आ गई। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन ज्योग्राफिक पैटर्न। ज्योग्राफिक पैटर्न से क्या मुराद है कि अर्थ के ऊपर जिस तरह वो कहते हैं ना, इस एरिया में, जैसा कोरोना के अंदर उन्होंने मैप देते थे तो रेड कलर का दिया होता था, वहां पे कोरोना ज्यादा फैला हुआ था, और जहाँ पे ग्रीन कलर का या लाइट कलर दिए होते थे वो था कि यहाँ पे कम। तो ज्योग्राफिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना। To determine, describe and report on natural course of disease, disability, injury and death। और उसके बाद उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बताना कि कैसे आएगी, इसका प्रॉपर एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज का मतलब है कि एक डिजीज जब कैसे फैलती है, एक लाइफस्टाइल उसका कितना है, एक लाइफ स्पैन किस तरह चलता है कि लार्वा एंड देन, अगर वायरस की बात करें या डेंगू आया था तो लार्वा स्टेज है, देन उसका मच्छर बनता है, फिर वो काट बाइट करता है, फिर उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो सारा उसकी कोर्स ऑफ डिजीज होती है। अब ये जो लफ्ज है, डिजीज, डिसेबिलिटी, इंजरी एंड डेथ, ये पूरी एपिडेमियोलॉजी में आपने जहां भी लफ्ज लिखना है ना, बीमारी से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप ये सारे के सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंडीशन की बेसिक जो पीछे वाली कंडीशन है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। तो आप ये चार लफ्ज याद कर लो, हर एक में, हर पॉइंट में लिख सकते हो, जहां नहीं भी लिखे वहां भी लिख सकते हो। तो ये इसका कोई ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि डिजीज, डिसेबिलिटी, इंजरी एंड डेथ, ये सारों के सारे जो है वो एपिडेमियोलॉजी की एक बेस बना रहे होते हैं, यही इसी पे बात हो रही होती है। टू एड इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम। अब इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट की बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, अब आपने इंटरवेंशन पे आना है कि जितने भी, अब उस बीमारी का आपने पहले आपने ये देखा कि बीमारी कैसे हुई, कॉज क्या था, कॉजेटिव एजेंट क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, उसके सपोर्टिंग फैक्टर कौन से थे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जब आपको ये पता लगा, उसके बाद आपने चेक किया कि कितने लोगों को हुई और कैसे हुई, कैसे कैसे ये जो है वो एक पूरा कोर्स ऑफ जो डिजीज है वो क्या था, ठीक है, कितने लोगों को ये और उसका कोर्स ऑफ डिजीज क्या था, दो चीजों के उसके बाद जब आपको ये दोनों चीजें पता लगी, आपने लगाई इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहते हैं कि आपने सोल्यूशन निकाला। तो जब आपने इंटरवेंशन अप्लाई की तो उसके अंदर जितने भी वो जो इंटरवेंशन है उसको कौन सपोर्ट करेगा, एपिडेमियोलॉजी। कैसे सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है, इसी ने बताया कि ये कॉजेज हैं, और इंटरवेंशन में आप कॉजेज को टैकल करते हो, तो वही एपिडेमियोलॉजी को यूज करते हुए आप उसका सोल्यूशन निकालते हो। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डाटा, और उसके बाद जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग डाटा, जितना भी इंटरवेंशन से रिपोर्ट आ जाए, उसके अलावा वैसे आपने जब इंटरवेंशन लगाई उसके अलावा आपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, प्लानिंग डाटा से मुराद ये है कि जब गवर्नमेंटल लेवल पे जो काम किए जाएं या कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जितने भी काम किए जाएं, कोई इसी से रिलेटेड इंटरवेंशन अप्लाई करनी है या आपने कुछ अपना एनालिटिक्स चेक करने हैं, तो उस केस में भी ये एपिडेमियोलॉजी जो है वो हेल्पफुल होती है। लिमिटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी, जो न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी होती है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, वो क्या है। एपिडेमियोलॉजी से मुराद है स्प्रेड ऑफ डिजीज, समझ लो एक आसान अल्फाज में, कौन हुआ, कैसे हुआ, और कितना यानी कि सीवियर हुआ। तो लैक ऑफ प्रिसीजन इन डाइट मेजरमेंट, स्पेशली फूड कंजम्पशन। पहले सबसे पहला न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या है कि अगर आपने कॉजेटिव एजेंट फाइंड करना है कि एनीमिया की कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो हो सकता है फूड कंजम्पशन प्रॉपर ना हो, लेकिन आप क्या करते हो, फूड कंजप्शन प्रॉपरली मेजर ही नहीं की जा सकती। अगर आप एक जर्नल एस्टिमेट लेते हो, सुबह क्या खाया था, शाम क्या खाया था, वो बंदा हो सकता है बीच में उसने लेस पापड़ या कोई बिस्किट खाया तो वो काउंट ना कर रहा हो, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली फूड कंजप्शन या डाइट मेजरमेंट है वो, दैट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये इसका पहला इशू है। और उसके अलावा अगर आप ऐसे लोगों से पूछते हो, दे नो दैट दे आर पार्ट ऑफ रिसर्च और दे आर पार्ट ऑफ समथिंग जिसके में डाटा कलेक्ट किया जाना है, तो वो झूठ भी बोल सकते हैं। Nutrient intake are co-related and attributing a disease to one specific nutrient can be sometimes misleading। अब ये क्या कहता है कि क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो मल्टीपल डिजीजेस को या मल्टीपल डेफिशिएंसीज को शो कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे एनीमिया की अगर मैंने मिसाल दी हुई है, तो एनीमिया जो है वो आयरन की वजह से भी हो सकता है और B12 की वजह से भी हो सकता है। तो आपने एनीमिया देखा, आपको सिम्टम लगी, ओके, पेल स्किन है, नेल्स जो है वो पेल है, आईलिड्स हैं उसकी जो, या आईलैशेस का एरिया जो है वो राउंड अबाउट वो पेल हो चुका है, तो आप कहते हो एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी होगी। बट इट मे नॉट बी एन आयरन डेफिशिएंसी, इट कैन बी अ B12 डेफिशिएंसी। तो क्योंकि सिम्टम्स शेयर होती हैं अमंग द न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। Biological measure of nutrient in tissue may not be accurately reflect dietary intake because the body tend to normalize level and a nutrient may be influenced by level of other inhibiting or accompanying nutrient। आप ये भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो है वो बॉडी के अंदर क्या लेवल है, जो आपने ब्लड टेस्ट किया फर्स्ट वाला,
अब जो ब्लड है उसकी एक खासियत है, वो खासियत ये है कि वो हमेशा अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसकी हमेशा यही जो है वो एबिलिटी, मतलब एक जो है ना ख्वाहिश समझ लो, वो ये हमेशा यही काम करता है। अगर बोन अपना ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया ना, उसने हड्डियों से जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट करवा के ब्लड का लेवल मेंटेन कर लेना है। ठीक है, इसी तरह कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो अगर ब्लड के अंदर डाउन जाता है या अप चला जाता है, अगर अप चला गया कैल्शियम तो वो वापस हड्डियों में भेज देगा, और अगर डाउन चला जाता है तो वो हड्डियों से ले लेगा। बेशक हड्डियां पहले से कमजोर हैं, ब्लड ने अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है। तो यही वो चीज कहता है कि मोस्टली जो टिश्यूज हैं बॉडी के, वो अपने आप की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो एग्जैक्टली आपको मेजर नहीं दे सकते। हो सकता है वो आपको लगे आपने चेक किया एंड यू फाइंड कि ओके एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट वो बॉडी ने अपना मैकेनिज्म यूज करते हुए नॉर्मलाइज रखा हो और दूसरे किसी टिश्यू में उसकी प्रॉपर डेफिशिएंसी शो हो रही हो। इसलिए बायोलॉजिकल मेजर जो टिश्यू लेवल पे आप मेजर करते हो तो उसके अंदर ये इस तरह के जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज है इनहिबिटिंग और अकम्पनिंग न्यूट्रिएंट। हो सकता है आपने ये चीज भी देखने लाजिम है कि अगर आप अपने रिसर्च के अंदर किसी को विटामिन सी खिला रहे हो, या आप किसी बंदे को जब वो आयरन का इंटेक करवा रहे हो टू चेक आउट के इसका कितना इम्पैक्ट आया है, और साथ ही वो उससे थोड़ी देर पहले जब वो फाइटेट्स का इंटेक या फाइबर फूड का इंटेक करके आया होगा, तो आयरन की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसका जो है वो ओपोजिंग फैक्टर है। और अगर हो सकता है वो विटामिन सी का इंटेक करके आया, तो जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस ये असल में एक्चुअल उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये ड्यू टू द अकम्पनिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स या न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगी, तो ये भी मिसलीडिंग हो सकता है। मोस्टली स्टडी हैवंट कंसीडर्ड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ फूड एंड देयर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं कि मोस्टली स्टडी ये नहीं वो सिर्फ ये बताते हैं कि ओके आई विल वर्क ऑन स्ट्रॉबेरी, बट अगर वो स्ट्रॉबेरी का शेक देंगे, वो स्ट्रॉबेरी फुल फॉर्म में देंगे, वो एक्सट्रैक्टेड कुछ चीजें निकाल के देंगे, ये चीजें जो है वो मोस्टली नहीं पता। फिजिकल एस्पेक्ट्स, लिक्विड फूड के न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा है, तो उसका न्यूट्रिएंट लेवल ओवरऑल कम है। ठीक है, और ये चीज जो है वो अगर मतलब डिफरेंस नहीं देखा जाता। सॉलिड फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, लिक्विड फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट जब मतलब फाइबर के साथ या जिस तरह वो अगर जूस निकालते हो तो वो फाइबर वैसे ही निकल जाता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी हैं जो कि वहां से एक्सट्रीट आउट, मतलब प्रॉपर उसका पार्ट नहीं बन पाते। ठीक है, तो लिक्विड फूड के कितने होते हैं, लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, सॉलिड फूड में न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते, मोस्टली न्यूट्रिशन से रिलेटेड रिसर्च में ये फैक्टर नहीं कंसीडर किए जाते, तो दे आर आल्सो मिसलीडिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। अब टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। लैब रिसर्च, जनरल बेसिक नॉलेज हासिल करना। बेसिक नॉलेज में उस दिन समझाया था। बेसिकली दो तरह के नॉलेज होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है अप्लाइड। बेसिक होता है नई टेक्निक बनाना, लेबोरेटरी के अंदर बैठ के कोई नया केमिकल इजाद कर लेना, कोई नई टेक्निक बना लेना, कोई नया प्रोसीजर इस्तेमाल कर लेना, जिसके जिसके जरिए मजीद रिसर्च कंटिन्यू की जा सके, तो दैट इज बेसिक रिसर्च। तो लैब रिसर्च क्या कहता है, बेसिक नॉलेज टू डेवलप प्रोसीजर एंड स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल, अंडरस्टैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिनोमेना, कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनको चेक करना, उनको उसके ऊपर देखना कि मतलब उसके ऊपर कोई नई टेक्निक, नया टूल कुछ भी डेवलप करना। जब डेवलप वाला काम आएगा वो लैब रिसर्च में आता है। एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, एपिडेमिक कहते हैं जो ये वबा फैलती है, जिस तरह कोरोना आया था, पूरा का पूरा जो है वो ओवरऑल फैल गया। तो ड्यूरिंग डिजीज, स्टडिंग ऑफ आउटब्रेक इन पॉपुलेशन टू फाइंड आउट एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर, यही तीन चीजें थी। पॉजिटिव एजेंट था, मोड ऑफ कैसे फैला, क्या था, कैसे फैला है, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये तीनों चीजें जब आप इसमें कवर करते हो एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशंस के अंदर करते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द डिजीज नॉट आफ्टर द डिजीज। जब जैसे कोरोना फैला हुआ था तो उसके दौरान रिसर्च की जाती थी कि कौन है, कैसे फैल रहा है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि इसको कंट्रोल ड्यूरिंग द मतलब जब डिजीज फैली हुई है, जब एपिडेमिक आया हुआ है, उसी दौरान इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाती है पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च। इसको फील्ड रिसर्च कहते हैं। स्टडिंग हेल्थ रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड इन अ चूजन पॉपुलेशन। अब आपने उसी तीन चीजों को, डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर को आप इंटरवेंशन भी कह सकते हो। तो डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंटरवेंशन है, इसको आपने स्टडी करना है हेल्थ रिलेटेड फिनोमेना में इन ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च।
फॉलोड बाय बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा फॉर रिजल्ट जनरलाइजेशन। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो लोगों का किसी हेल्थ स्टेटस रिलेटेड या डायबिटीज के रिलेटेड कलेक्ट करके आते हैं, तो आप उसमें फाइंड करते हो कि आपको डायबिटीज है नहीं है, कितनी है, क्या लेवल है, कब से है, तो इस तरह का आप डाटा कलेक्ट करके आ गए। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टैट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोगों ने किया भी होगा, स्टैट जब पढ़ी थी, तो उसके अंदर क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर उसको डाटा इंसर्ट कर देते हैं, और जो सॉफ्टवेयर वो हमें ओवरऑल एक जनरलाइज्ड डाटा देता है कि इतने लोगों को एनीमिया है, इतनों को नहीं है, इतने जो एट रिस्क है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारा का सारा जो है वो उसको बता देता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा ओवरऑल यहाँ तक हो गया। डाटा कलेक्शन मेथड दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ओवरव्यू हल्का सा बता दूं। प्राइमरी जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, बट डायरेक्टली एक्सेसिंग द पीपल, मतलब खुद वो लोगों से जाके बात करता है, उस डाटा को कलेक्ट करता है, तो दैट इज प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी क्या होता है कि पुराने से पहले से पढ़ी हुई किताबें या कोई मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल से ले लिया जाए, या कुछ किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड जो पहले से लिखा हुआ है, दैट इज पब्लिश्ड, उससे इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज सेकेंडरी डाटा। और अपना खुद से ऑब्जर्वेशन करके, खुद उन लोगों को ऑब्जर्व करके उसकी उसके ऊपर जो डाटा कलेक्ट करना, दैट इज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर एरर कम होता है और डाटा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद कलेक्ट करते हो तो एरर कम, स्पेसिफिक डाटा जो आपको डाटा चाहिए आप सिर्फ उतना ही कलेक्ट करोगे। और लेकिन ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि आपको एक पूरे जो डाटा कलेक्शन के लिए भी अच्छी खासी जो है वो हार्डवर्क और एक लेबर चाहिए होती है। दूसरी तरफ सेकेंडरी डाटा जो है वो क्या होता है, कॉस्टली तो कम होता है, क्योंकि बना बनाया एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, आप उसको उठा लोगे, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक, जिसने लिखा था वो डाटा, उसने अपनी मर्जी से लिखा था, अपने हिसाब से लिखा था, उसने अपनी रिसर्च के हिसाब से लिखा था। ठीक है, लेकिन जब आपने, आपको उसके आप उसके एग्जैक्टली जो है वो काम नहीं कर रहे, आपको उसमें से कुछ हिस्से का डाटा चाहिए, तो वो डाटा स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन वो कॉस्टली काम होता है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क इन द चैट बॉक्स। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब तीनों पॉइंट उसके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबसे पहले आप बताते हो कॉज, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, क्यों हुई, किसने की, ठीक है, वो कितने लोगों को अफेक्ट किया और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन रिलेटेड फिनोमेना, कोई भी न्यूट्रिशन रिलेटेड फिनोमेना है या कोई डिजीज आई है न्यूट्रिशन रिलेटेड, उसकी वजह क्या बनी, कितने लोगों को उसने अफेक्ट किया और उसको अब कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। सही है। अब हम बात करते हैं स्टडी डिजाइन। अ प्लान फॉर कंडक्टिंग द स्टडी टू ट्रांसलेट द कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इनटू एन ऑपरेशनल वन। जो स्टडी डिजाइन हमने एक कर लिया, लेकिन इसकी डिटेल आगे आएगी तो इसको आगे कवर कर लेंगे। एक ऑलरेडी पहले से आप रिसर्च करने से पहले एक प्लान बनाते हो कि आई विल डू दिस वर्क बाय दिस वे, ये प्रॉपर एक पैटर्न होगा जिसको मैं फॉलो करूंगा, तो वो सारा कुछ उसके अंदर आता है। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, दो तरह की रिसर्चेज होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। ये ऊपर उधर स्लाइड्स में तो बहुत बोरिंग सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड उसमें ले आया हूँ, एक कंपैरेटिव फॉर्म में, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। तो सबसे पहला है यूज टू, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इट इज यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजन, ओपिनियन एंड मोटिवेशन। क्वालिटेटिव से मुराद ये है कि आपने एक चीज की डिटेल में जाना है,
क्वांटिटेटिव में है कि आपने बस एक ओवरव्यू लेना है या एक स्टैट इकट्ठा करना है, डाटा, न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करना है काइंड ऑफ। तो क्वालिटेटिव के अंदर आप कहते हो गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजन, ओपिनियन एंड मोटिवेशन। आप लोगों से जाके पूछते हो कि मतलब ऐसा नहीं है, एक दोनों के अंदर मैं बताता हूँ, आप क्या बताते हो कि एक सिंपल सा सीन है कि आप जाते हो लोगों के पास, मोटापे की वजह क्या है, ज्यादा खाना या कम एक्सरसाइज, आप दो वजह, दो ऑप्शन दे देते हो। तो अब या तो वो एक चूज कर सकते हैं या दूसरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव है, 10 ने चूज कर लिया पहली ऑप्शन, 5 ने चूज की दूसरी ऑप्शन, तो आपने एक क्वांटिटेटिव डाटा लिया, एक ओवरऑल एक आपने स्टैट ले लिया, तो दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। जबकि इस तरफ क्वालिटेटिव के अंदर आप क्या कहते हो, आप जाते हो एंड आप उससे पूछते हो कि आपके ख्याल में मोटापे की क्या वजह है, तो हो सकता है 100 लोगों में से 25 ऑप्शन ओपिनियन आ जाए, तो यू गेट अ क्वालिटी ऑफ डाटा, अ नंबर ऑफ डाटा, अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो दैट इज क्वालिटेटिव डाटा। जबकि क्वांटिटेटिव में आप एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर की बात करते हो। ओपिनियन से मुराद है कि एक आपने लफ्ज दे दिया, आपने एक ऑप्शन दे दी, उसके ऊपर उनकी राय क्या है, ठीक है। और इधर ओपिनियन से मुराद है कि वो अपनी राय खुद से देते हैं, आपके अंडर इन्फ्लुएंस या आपकी बताई हुई ऑप्शन में से नहीं बात करते। हेल्प्स टू, ये क्यों हेल्प करता है थ्योरी जनरेटिंग के अंदर। थ्योरी जनरेटिंग क्या कहती है कि आप आइडियाज और हाइपोथेसिस पर पोटेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि आप जैसे थ्योरी जनरेट करते हो, आप जो लोगों से पूछते हो कि आपके मतलब, ख्याल में ओबेसिटी की क्या क्या वजह है, और वो बताते हैं कि यार ओवर ईटिंग है, लो एक्टिविटी है, जेनेटिक है। तो इससे आप थ्योरी जनरेट करते हो कि ऑल ऑफ दीज विल कैन बी अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो आपने 5 6 7 जितने भी नाम थे आपने उसमें बता दिए कि दीज जो कंडीशंस कैन बी और दिस कंडीशन कैन लीड टू ओबेसिटी। तो इससे आपको बहुत सारा जो है वो डाटा मिला, थ्योरी एक जनरेट हो गई ना, कि जिस तरह मैं इस एक पॉइंट से थ्योरी जनरेट करता हूँ, ओवर ईटिंग विल कॉज ओबेसिटी, तो ये एक थ्योरी जनरेट हो गई। जबकि दूसरी तरफ जो है क्वांटिटेटिव डाटा, आप थ्योरी टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग में आप यही 5 ऑप्शन उठा के लोगों में चले गए और आपने उन्हें कहा कि ओके नियर यू व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, लो एक्टिविटी और जेनेटिक्स। तो किसी ने, कोई 10 ने ये चूज कर लिया, 5 ने ये, 3 ने ये। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने उसको टेस्ट किया कि अब आपने उनसे पूछा ना कि आपकी क्या वजह बनी, तो हर बंदे को अपनी वजह तो पता होती है ना कि मैं क्यों मोटा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो अपने अपने रीजन बताएगा और उससे आपको पता लगेगा ओके व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ दैट ओबेसिटी। तो अगर आपने यहाँ से ये डिसाइड किया था कि ओवर ईटिंग इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी, तो इस तरफ जब आप टेस्ट करवाने आए तो आपको पता लगा कि उसने कहा कि 50% ने क्या कहते थे कि एक्टिविटी का या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना वो असल में मेजर कॉज है। तो यहाँ से आपकी हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत हो गई। अगर वो कह देते कि 50%, ये कह देता 50 या 50 30 70% 60% जितने भी हैं, वो ये कह देते कि नहीं ओवर ईटिंग ही कॉज है, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जानी थी या आपकी थ्योरी क्या हो जानी थी, वो राइट हो जानी थी, ठीक है। तो थ्योरी जनरेटिंग इट इज थ्योरी टेस्टिंग। सैम्पलिंग इसकी होती है पर्पोसिव। पर्पोसिव सैम्पलिंग ये होती है कि एक पर्पज, आप एक क्राइटेरिया देते हो, ठीक है, एक डिसाइड करते हो कि दिस टाइप ऑफ पीपल विल बी चूजन, कि आप सिर्फ ओबीज लोगों के पास जाते हो, तो दैट इज योर क्राइटेरिया। अगर आप डायबिटीज में सर्च करो तो यू विल ओनली फाइंड द डायबिटिक्स वन, जो कि उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सके। दैट इज बात है, जो उस कंडीशन में से गुजर रहा है या जो उस कंडीशन को प्रॉपरली जानता है, वही उसके ऊपर ओपिनियन देगा ना। तो इसलिए आप सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करते हो जो प्रॉपरली उस कंडीशन को समझते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है कि कोई भी रैंडम किसी से भी आप पूछ सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने ऑप्शंस दे दिए हैं। अब ऑप्शन में से वो चूज कर लेगा, उसके ध्यान में इतना तो आ ही जाएगा कि अच्छा ये भी वजह, ये भी वजह, मेरे ख्याल में ये है सबसे ज्यादा, या उसने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन की होगी तो वो बता देगा। तो क्वांटिटेटिव जो है वो रैंडम सैम्पलिंग होती है, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर पर्पोसिव सैम्पलिंग होती है। सैंपल साइज स्मॉल एंड कोटा बेस्ड सिलेक्टेड इंडिविजुअल, एक तो इसका सैंपल साइज कम होता है क्वालिटेटिव के अंदर, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा आपको ना डाटा कलेक्ट करना है क्वालिटेटिवली। एक एक बंदे से हो सकता है आप इंटरव्यूइंग करें, आप उससे बात करें, आप उससे डिटेल निकलवाएं, तो उस केस में क्या हो सकता है, फिर थोड़े लोग लेते हो, और क्योंकि क्राइटेरिया भी सेट किया हुआ है तो लोग भी थोड़े लेते हो। और कोटा बेस होता है कि आप डिटरमाइन करते हो कि इतने परसेंट फीमेल, इतने परसेंट मेल, इतने परसेंट छोटी एज के, इतने परसेंट बड़ी एज के, तो आप सारे कोटास को डिसाइड करते हो, तो एक प्रॉपर पैटर्न में होता है। जबकि दूसरी तरफ जब वो ग्रुप लार्ज होता है एंड जनरलाइज्ड सैंपल साइज, और जनरलाइज होता है, कोई भी उठा लेते हो। इधर कोटा बेस था और ये क्या है, जनरलाइज। मतलब आप मार्केट में जिसमें एक बंदा निकला माइक उठा के और वो पूछने लग गया लोगों कि हुकूमत कैसी चल रही है, ठीक है, अच्छी चल रही है या बुरी। तो अच्छी और बुरी में सिर्फ दो ही ऑप्शन दी, अच्छी या बुरी। जबकि क्वालिटेटिव में अगर जाना चाहता है तो वो कहता है कि ओके आप ये बता दें कि हुकूमत जो है वो कैसी जा रही है, आपकी क्या राय है, तो वो उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो अपने इजहार करेगा, अपनी एक डिटेल देगा, एक क्वालिटेटिवली जो है ना वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब होता है, एक होता है जिसके अंदर आप टेक्निक फॉलो करते हो मैं किस किस को रखूंगा, और एक टेक्निक होती है कि ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हो उसमें से फिर निकालना शुरू कर देते हो। पहला इंडक्टिव है कि आप चूज ही अपनी मर्जी से करते हो, एक ये या इस क्राइटेरिया पे जो आएगा मैं उसको चूज करूंगा, ठीक है। और डिडक्टिव में क्या होता है कि आप ओवरऑल एक ले लेते हो और उसमें से भी डिड्यूस करते हो। जाहिर सी बात है, अभी हम ने क्या कहा कि थोड़ा सैंपल साइज है, थोड़ा सैंपल साइज कब आएगा जब आप इंडक्टिव अप्रोच को अपनाओगे, चुन 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 के लोगों को अपने पास रेफर करोगे ताकि आप उनसे डाटा ले सको, ठीक है। तो इट इज प्राइमरी इंडक्टिव प्रोसेस यूज टू फॉर्मुलेट थ्योरी और हाइपोथेसिस। जबकि दूसरी तरफ ये प्राइमरी डिडक्टिव, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, डिडक्टिव के हाँ इससे नहीं लेनी इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इसने नहीं दी होगी, ये तो सीरियस नहीं था, तो आपने जब इन्फॉर्मेशन ले ली तो आप उसमें क्या करते हो, डिड्यूस करते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें सैंपल साइज बड़ा है, तो इसको आप डिडक्टिव प्रोसेस के थ्रू और इसको आप इंडक्टिव प्रोसेस की तरफ जो है वो करते हो। कॉमन मेथड, इसके अंदर कॉमन मेथड ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कॉमन आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, फोकस ग्रुप से डिस्कशन करना, इंडिविजुअल इंटरव्यूइंग वन ऑन वन उनसे बात करना, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इन सारी चीजों को क्वालिटेटिवली रिसर्च के अंदर। और इसके अंदर मेन पॉइंट इज सर्वे एंड क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं, पेपर पे, मोबाइल पे, कियोस्क सर्वे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज होते हैं जिनके अंदर आप फिक्स्ड ऑप्शन दे देते हो और उस पर बात कर लेते हैं। इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज में आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन की तरफ रहो, आप उससे हाँ या ना वाला जवाब ले लो तो भी आ जाएगा। और इधर जो इंडिविजुअल इंटरव्यू है इसके अंदर आप प्रॉपर उससे डिटेल बात, तो इंटरव्यू दोनों तरफ है, इस तरफ जो वो डिटेल्ड होगा, इस तरफ जो यस एंड नो में होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वेबसाइट इंटरसेप्टर्स, ऑनलाइन पोल्स। अच्छा, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल एंड मिक्स, तीन तरह के बेसिकली जो है ना वो इसके जिसको आप कह सकते हैं मेथड्स हो सकते हैं। तो ये आप ये बस एक रट्टा सा हल्का सा मार लो इसको कि ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हो, और मिक्स्ड भी, ऑब्जर्व भी करो और एक्सपेरिमेंट भी करो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इसके अंदर मेथड्स हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, अच्छा इसके रिस्पॉन्स फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म या वो जो दो चार पेजेस जिस तरह आप असेसमेंट परफॉर्मा बनाते हो, तो वो असेसमेंट परफॉर्मा जिसके ऊपर आप प्रॉपर उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो इसका जो है क्वालिटेटिव का अनस्ट्रक्चर्ड जो होगा ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ डेटा लेने जाते हो, आप उसकी बात से बात निकालते हो, जब आप बात से बात निकालते हो देन यू गेट द डिटेल्स। तो अब बात से बात निकालने का क्या सीन है कि उसके अंदर फिर क्वेश्चन फिक्स नहीं होंगे आपके, उसकी बात से क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव के अंदर फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स ऑप्शन है, ही हैज टू चूज ओनली फ्रॉम देम, ठीक है। नॉलेज, एम्बेडेड नॉलेज, ठीक है, इसका जो नॉलेज है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च का नॉलेज होता है ये एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब है कि नॉलेज जो है वो हर एक से शेयर नहीं किया जाता, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन से शेयर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले रहे हो और मे बी यू आर गेटिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप उसको पब्लिक कर देते हो तो वो ओवरऑल उस पर्सन की एक ओपिनियन है जो कि आपने लोगों के सामने रख दी, और वो उस पर्सन के लिए जो नुकसानदेह भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है। तो इसका नॉलेज जो सारा क्या है, क्वालिटेटिव का एम्बेडेड है, आप उसको प्योरली रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हो, पब्लिक नहीं करते। जबकि क्वांटिटेटिव का बेसिक पर्पस क्या होता है, नॉलेज का पब्लिक करना, कि आप लोगों मतलब अगर आप ये बता भी दोगे कि 60% पॉपुलेशन कहती है कि फिजिकल एक्टिविटी का ना होना जो ओबेसिटी की सबसे बड़ी वजह है, तो इट विल नॉट हार्म एनीवन, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटेटिव में जब आप जाते हो तो आप बताते हो कि ओके दैट पर्सन बिलीव दैट कि इट इज ड्यू टू दैट थिंग, ठीक है। तो उसके लिए वो जब वो एक प्राइवेसी के इशू जो है खत्म हो जाते हैं, मतलब इश्यूज आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, इसकी डीप इन्फॉर्मेशन होती है फ्यू केसेस से, क्योंकि सैंपल साइज थोड़ा था ना, तो थोड़े लोगों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और इसमें ज्यादा लोगों से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, सही है। डाटा, इसका सारा डाटा टेक्सचुअल होगा। टेक्सचुअल का मतलब है कि आप इसको रिटर्न फॉर्म में, ओके, इन माय ओपिनियन दिस आगे आप बातें लिखते हो, जो भी बंदा वो बताता है। और इस तरफ क्या है, न्यूमेरिकल, 50%, 60%, 10%, 20%, जितने भी उसने परसेंटेजेस बताई हुई। सब्जेक्टिव, इट विल बी सब्जेक्टिव, डिस्क्राइब एन इशू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉपुलेशन गेट अफेक्टेड। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, डिटेल, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है, उसी सेंस में समझ लो कि सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि थोड़ी सी डिटेल लिखें, जबकि ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है जो ऑप्शन दी गई है उनमें से चूज करें, ठीक है। मॉडल ऑफ एनालिसिस, इसका जो है फिडेलिटी टू टेक्स्ट और वर्ड ऑफ इंटरव्यूज। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने बात, जो भी वो बात आई है आपके सामने, आपने उसको असेस आउट करना है, चेकआउट करना है कि सही भी है या नहीं है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, टोटली डिपेंड करते हो, वट एवर द पर्सन इज टेलिंग यू, यू थिंक दैट ही इज टेलिंग द ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो आप कहते हो कि ओके यू हैव टू बिलीव दैट पर्सन, जो भी वो अपने इंफॉर्मेशन आपको देता है। इसी तरह जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, अब ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का मतलब है कि इसके अंदर या तो आप स्पेसिफिक पैरामीटर सेट करते हो,
कि अगर बंदा जो है वो इस तरह के जवाब देगा या इस पैरामीटर पे आता है तो उसे जो है वो उसका जवाब जो है वो कंसिडर सही किया जाएगा, अगर वो नहीं आता तो वो नहीं किया जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक जो है वो जनरलाइज्ड होते हैं, ऐसा उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं रखे जाते। टेस्ट इसका कोई स्टडी देखो, इसके अंदर आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली, आप क्वालिटी ऑफ डाटा को कलेक्ट करना चाहते थे, आप इन्फॉर्मेशन या ओवरऑल, जिसने इसमें स्टार्ट में कहा था कि थ्योरी जनरेट करना चाहते थे, तो जनरेट करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने कहा। आपने सिर्फ ओपिनियंस इकट्ठी करनी थी, 20 ऑप्शन ओपिनियन आ गई, 100 ओपिनियन आ गई, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, और इस तरफ क्योंकि आपने बताया था कि 100 में से 10 ने ये कहा, 20 ने ये कहा, 40 ने ये कहा, तो इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। वैलिडिटी डिपेंड अपॉन द रिसर्चर्स के लिए, ये वैलिड तब तक रहेगा जब तक रिसर्चर्स की विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। जो इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? इंस्ट्रूमेंट से मुराद कोई टूल नहीं है, इससे मुराद आपका बेसिकली क्वेश्चन आयर है जिस पे आप डाटा ले रहे हो। ठीक है, तो जितना अच्छा वो होगा उतनी ही वैलिडिटी होगी। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट या आपका क्वेश्चनर बहुत अच्छा है और उसके अंदर स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है इस तरह है कि हर बंदे की समझ में भी आ रहे हो और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो रही है, तो वो डिपेंड उस वही डिसाइड करेगा क्वांटिटेटिव की जो है वो वैलिडिटी कितनी है। और इस तरफ जो वैलिडिटी है वो टोटली रिसर्चर की स्किल पे डिपेंड करती है कि वो कितनी अच्छी तरह से इंटरव्यूइंग कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से जो है वो लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस है, इसके अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी, कंफर्मेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये कुछ टर्म्स हैं कि जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी और एथेंटिसिटी, फेयरनेस, ऑन्टोलॉजिकल, एजुकेटिव, प्रैक्टिकल एंड कैटालिटिक। यानी कि इन शॉर्ट ये कुछ टर्म्स उसने लिखी हुई हैं जो कि इंश्योर करने के लिए होते हैं, क्वालिटी जो है वो इंश्योर हो रही है। क्रेडिबिलिटी आपको पता है कि एतमाद होना, कंफर्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, एक दूसरे पर डिपेंड होना, ट्रांसफरेबिलिटी, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना डाटा को अपना, तो ये सारी चीजें जो है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है। अथेंटिसिटी भी हमने कर लिया। रिलायबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल, इस तरफ जो है वो दोनों तरह की जो है रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनल से मुराद है कि जो क्वेश्चनर जिसने बनाया या डेवलप कराया वो खुद से भी उसको बिलीव इन करे, और एक्सटर्नल से बाहर से कोई और बंदा भी अगर आपके किए हुए सर्वे को चेक करता है तो उसके पास भी जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। वैलिडिटी इसकी कंस्ट्रक्ट, कंटेंट एंड फेस पे डिपेंड करती है। इशू क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सैंपल साइज, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? क्योंकि आपके पास लोग थोड़े हैं तो इसके अंदर सैंपल साइज थोड़ा है, इसलिए सबसे पहले आपकी जो वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जितने थोड़े लोग, जो भी थोड़े लोग हैं, उनकी जो है मतलब दे शुड बी ऑनेस्ट विद द रिसर्च, उनको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि सैंपल साइज कम है, इसलिए इन्फॉर्मेट जो ऐसा कोई भी बंदा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसकी क्वालिटी का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। सैंपल साइज कोर इशू इन द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, और इसके रिलायबिलिटी ऑफ डाटा में सैंपल का साइज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि जब भी आपने कोई डाटा जो है वो मतलब आप कलेक्ट कर रहे हो डाटा, तो क्वांटिटेटिव के अंदर आप बहुत सारे लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, तो इतने सारे लोगों के अंदर ये चूज करना कि हु इज सेइंग राइट और हु इज सेइंग रॉन्ग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि इस तरफ लोग थोड़े हैं, लेकिन इशू क्या है कि इतने थोड़े लोगों से आप मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फिर आपको इस तरफ आप लोग ज्यादा हैं तो डाटा की रिलायबिलिटी नहीं रहती, कम हो जाती है, और इस तरफ जो है वो टोटली इस पर डिपेंड ही इस पे कर रहे होते हैं। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन होता है कि अगर एक रिसर्च की गई है तो क्या वो ओवरऑल एक पॉपुलेशन पे लगाई जा सकती है। अगर किसी ने फाइंड आउट किया कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिस्किट जो है ये एनीमिया को टैकल कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या ये जनरलाइज है या नहीं है, उसको क्या कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो लेस जनरलाइजेबल है। लेस जनरलाइजेबल क्योंकि आपने थोड़े से लोगों से उनकी राय ली है, व्हाट दे थिंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप ये पूरी की पूरी आवाम पे नहीं लगा सकते। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि ये ज्यादा जनरलाइज है क्योंकि इसके अंदर आपने ओवरऑल डाटा लिया, सारी सैंपल साइज ही बहुत बड़ा था, तो इस वजह से जो है वो एक बाउंड्री, जो मोर जनरलाइजेबल डाटा जो है वो, क्योंकि सैंपल साइज बड़ा था तो हो सकता है उस इतने बड़े सैंपल साइज में कोई ना कोई किसी न किसी एरिया को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि वो डाटा जनरलाइजेबल है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोग जो है वो उसके के अंदर मौजूद थे उस सैंपल साइज के अंदर। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एफर्ट्स, लेस एफर्ट इन प्लानिंग, मोर एफर्ट इन एनालिसिस, जब आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो आपको को पहले से प्लान नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ उससे बात करते हो एंड देन उस बात में से बात से बात निकालते जाते हो, क्वेश्चन करते जाते हो और